सोचिए मुंबई का एक फ्लैट, दरवाजे के बाहर 3 दिन से पड़े अखबार और खाना, अंदर सन्नाटा। और जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो फर्श पर पड़ी होती है एक ऐसी लाश जिसे कभी पूरी दुनिया स्क्रीन पर देखना चाहती थी। एक वक्त की सबसे ग्लैमरस, सबसे खूबसूरत, सबसे चर्चित बॉलीवुड स्टार अपनी आखिरी सांसें अकेले, भूख और डर के बीच ले चुकी थी। कहते हैं मरने से पहले उसे लगता था कोई उसे मारना चाहता है। बड़े बड़े स्टार्स, सरकारें, यहाँ तक कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है। क्या ये सिर्फ एक बीमारी थी या फिर उस चमकती दुनिया के पीछे छुपा कोई ऐसा अंधेरा सच जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाए? ये कहानी है शोहरत से तन्हाई तक के सफर की, प्यार, टूटन, डर, साजिशों और उस दर्द की जिसने एक सुपरस्टार को अंदर ही अंदर खत्म कर दिया। यकीन मानिए, इस कहानी का अंत सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि असली सच्चाई सबसे आखिर में सामने आएगी। 20 जनवरी 2005 को खबर आई कि एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस अब दुनिया में नहीं रही। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा का हुआ था दर्दनाक अंत। इस एक्ट्रेस ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। इसके शरीर में दारू मिली थी, वही जिस्म बेसुध और बेजान पड़ा था। एंड ये वो एक्ट्रेस है जिसे बॉलीवुड में सब जानते थे। वो एक्ट्रेस जिसने अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल गैंगस्टर बता दिया था कि अमिताभ एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है, जिसने संजय दत्त के खिलाफ सबूत दिया कि वो सही में एक टेररिस्ट है, कि उनके पास बॉम्ब ब्लास्ट केस में संजय के खिलाफ बहुत सारे मटेरियल हैं। मैं बात कर रहा हूँ परवीन बाबी की, जवान, जाने मन, हसीन, दिलरुबा। बट फिर क्या हुआ कि इनकी मौत इतनी दर्दनाक थी और आखिर कैसे पहुंची ये एक्ट्रेस ऐसी हालातों में, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, क्योंकि शायद ये सबसे क्रेजी स्टोरी ऑफ बॉलीवुड होने वाली है। तो परवीना सुल्ताना मोहम्मद खान जी बाबी पैदा हुई 4 अप्रैल 1954 को। बचपन से ही वो काफी क्यूट थी एंड लाइफ के ऑडियल्स के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक्टिंग में जाना है। एंड फिर साल था 1971 का, जहां एक फैशन शो हुआ कैलिको डोम में। एंड उधर एंट्री होती है परवीन बाबी की, जिन्हें देखकर ऑडियंस और जजेस तंग रह गए कि इतना गॉर्जियस और ग्रेस, ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही पहले किसी ने देखा हो। डैम भाई, और बस वहीं से स्टार्ट हुआ उनका स्टार बनने का सफर। I mean, वो इतनी सुंदर थी कि किसी को भी पसंद आ जाए। एंड फिर 1 साल बाद जब परवीन बाबी अपने दोस्तों के साथ फिल्म की शूटिंग देखने गई तो वो हुआ जो हर दूसरी टीनेजर लड़की का डे ड्रीम होता है, टेलर स्विफ्ट से मिलने का। जस्ट किडिंग। उन्हें डायरेक्टर BR इशारा ने क्राउड में स्पॉट किया और उनकी खूबसूरती देखकर वो मेस्मराइज हो गए थे। उस वक्त परवीन बाबी शूटिंग देखने आई थी, बहुत यंग थी, तो मुझे फेस उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इनफैक्ट उन्हें तभी के तभी एक रोल ऑफर किया गया जो कि बनी उनकी डेब्यू मूवी चरित्र। मैंने उसको एक कहानी सुनाई जो एक माँ और बेटी की कहानी थी और मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें माँ का रोल करो। चरित्र में बाबी प्ले करती हैं सिक्का का कैरेक्टर, जिसको प्रेशराइज किया जाता है सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए क्योंकि उसकी फैमिली कंडीशन सही नहीं थे। किसी भी शादीशुदा इंसान का किसी दूसरी लड़की के करीब जाना चरित्र से गिरी हुई बात नहीं होगी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बोल्ड मूव था 70s के इंडिया के हिसाब से, कंसिडरिंग तब वो सिर्फ 19 साल की थी। एंड उसके बाद उन्हें कई मूवीज मिली एंड उन्होंने करी भी। बट फिर उनकी सीधा आई द बिग बी के साथ मजबूर 1974 में। मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो, या तो कहोगे कि आज गला ठीक नहीं है, या मूड ठीक नहीं है, या फिर गा देता, लेकिन कौन सा गीत, कौन सा गाना गाऊं कुछ समझ में नहीं आता। अमिताभ के ऑपोजिट उनकी जोड़ी ने धमाका किया एंड लोग कहते हैं बिग बी और बाबी का अफेयर इसी ब्लॉकबस्टर के साथ शुरू हुआ था। बट इनकी असली ब्रेक थ्रू बनी दीवार 1975 में एंड ये बहुत बड़ी हिट थी। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बहाना ढूंढ रही थी तुमसे बात करने का। और इस मूवी में बोल्ड रोल करके परवीन बाबी बन गई वेस्टर्नाइज्ड हीरोइन का अल्टीमेट सिंबल। एंड उसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई। अमर अकबर एंथनी की जेनी 1977 में, सुहाग 1979 में, एंड दोनों हाईएस्ट ग्रोसर्स, काला पत्थर, नमक हलाल, काला सोना। एंड वो सिर्फ मूवीज तक सीमित नहीं थी, उनके कई सॉन्ग्स में उनकी एक्टिंग सुपरहिट थी, जैसे रात बाकी बात बाकी एंड जवानी जाने मन, जवानी जाने मन, हसीन, दिलरुबा। 3 लाख पर फिल्म कमाने के बाद भी ये उस टाइम की टॉप हीरोइन बन गई। डैम यार, कितना अंडर पे करते हैं यार बॉलीवुड वाले। सिर्फ यही नहीं, अपने बॉयफ्रेंड कबीर बेदी के साथ उन्होंने इटालियन सिनेमा में भी कदम रखा था। ला तीग्रे ए अंकोरा वीवा, शायद यही है। इटालियन लोग प्लीज हेट मत करना, जस्ट दैट आपको वीडियो समझ में भी नहीं आएगी। पर ब्रेकअप के बाद रोल इन्होंने छोड़ दिया। परवीन बाबी वॉज अ हिट, बट अभी और ऑसम चीजें होने वाली थी।
जुलाई 1976 में एक ऐसा कवर आता है जिसने पूरे इंडिया का सर फक्र से उठा दिया था। टाइम मैगजीन, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रेस्टीजियस कवर, और उस कवर पे एक बॉलीवुड हीरोइन थी। परवीन पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जिसका चेहरा टाइम के फ्रंट पेज पे छपा। ना कोई नेता, ना कोई मेल एक्टर, एक ग्लैमरस दीवार। 70s का जमाना सोचो, जब इंडिया अभी अभी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, तब परवीन की आंखें दुनिया को कह रही थी, वी आर हियर, वी आर बोल्ड एंड वी डोंट प्ले बाय योर रूल्स। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो एक्ट्रेस टाइम के कवर पे आ रही हैं, उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक होने वाली है। एक सुबह 1983 की बॉम्बे की गलियां वहीं थी, फिल्मी पोस्टर्स वहीं थे, पर एक चेहरा जो हर बिलबोर्ड, हर मैगजीन कवर पे छाया रहता था, वो अचानक गायब था। परवीन बाबी। कोई गुड बाय नहीं, कोई लास्ट शूट नहीं, कोई मैसेज नहीं। प्रोड्यूसर्स शॉक थे, दोस्तों को कुछ पता नहीं था, फैंस पागल थे। और फिर शुरू हुए रूमर्स, अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में है, किडनैप हो गई हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। एक कहानी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, बट जब बाद में चीजें रिवील हुई तो सब शॉक हो गए। तो परवीन बाबी का डार्क फेज शुरू हुआ 1916। शायद शराब पीने की वजह से उनके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था, अगर शूटिंग के बीच कुछ हो गया तो पूरी फिल्म अटक जाएगी। डैम मैन, प्रायोरिटीज। ग्लैमर की क्वीन जो स्क्रीन पर बोल्ड और अनस्टॉपेबल थी, कैमरा के पीछे अपने ही दिमाग से लड़ाई लड़ रही थी। और अभी तो क्रेजी पार्ट आना बाकी था। परवीन बाबी, वो हीरोइन जो एक वक्त पर टाइम मैगजीन के कवर पर हिस्ट्री बना चुकी थी, अब अपने दिमाग के अंधेरे में उलझ रही थी। सेट्स पर हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स और फिल्म मेकर्स एक ही बात करते थे, इसे इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। यू हैव टू गिव इलेक्ट्रो कन्वल्सिव ट्रीटमेंट। इमेजिन करो एक सुपरस्टार जिसे पूरा देश स्क्रीन पर देखना चाहता था, उसे जिंदगी के स्टेज पर जिंदा रखने के लिए शॉक थेरेपी का प्लान दिया जा रहा था। लेकिन महेश भट्ट उस वक्त एक रॉक सॉलिड वॉल बनके उनके साथ खड़े रहे। हर ट्रीटमेंट, हर इलाज की पॉसिबिलिटीज ढूंढते रहे। अब कमेंट आएगा, महेश भट्ट ने पैसे दिए वीडियो बनाने के लिए। कबीर बेदी, जो कभी परवीन के एक्स थे, उन्होंने यूएस के कुछ हॉस्पिटल सजेस्ट किए। आई ट्राइड टू हैव डॉक्टर्स कम इन एंड हेल्प हर। डैनी, जो एक वक्त उनके नेबर और बॉयफ्रेंड रह चुके थे, उन्होंने भी हेल्प का हाथ आगे बढ़ाया। हर तरफ से दोस्तों ने कोशिश की, पर परवीन के पैनिक अटैक्स नहीं रुके। कभी उन्हें लगता था कि एसी के अंदर बग लगा है, कभी कार के इंजन से बॉम्ब की टिकिंग की आवाज सुनाई देती थी, और उनका सबसे बड़ा डर कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। मैंने उसका नुकसान किया है, अब वो मुझे खत्म करेगा। ये लाइन किसी फिल्म की नहीं है, ये परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के लिए कहा था। महेश भट्ट समझ गए थे कि इन्हें इस मैडनेस से दूर ले जाने का एक ही ऑप्शन बचा है। वो परवीन को लेके भाग गए बैंगलोर। उन्होंने सोचा शांति मिलेगी और जिंदगी अब नॉर्मल होगी, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बैंगलोर में उनके एक फिलोसोफर फ्रेंड यूजी कृष्णमूर्ति ने भट्ट को एक दिन क्लियरली बोला, तेरी प्रेजेंस उसके लिए जहर है, दूर हो जाओ। मेरे मित्र यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा था मुझसे कि अगर तुम इसको वाकई सुकून देना चाहते हो तो तुम अलग हो जाओ इससे। और उसी साल महेश अपनी वाइफ लॉरेन के पास वापस लौटे, और फिर मुझे अपने आप को कुछ काटना पड़ा उससे, और फिर हमारे रास्ते अलग हो गए। लेकिन कहते हैं कनेक्शन अभी भी टूट नहीं पाया। फिर आई एक डार्क रात, भट्ट और परवीन एक दूसरे के करीब थे। तभी परवीन ने कहा, चूज मुझ में और यूजी में से एक। यूजी बेसिकली एक स्पिरिचुअल गुरु था जिसकी बातें महेश भट्ट मानते थे। यूजी नहीं चाहते थे कि परवीन फिल्म्स में वापस आए, और महेश भट्ट भी जानते थे कि सिनेमा उसके लिए टॉक्सिक बन चुकी है। इस पर महेश भट्ट को समझ आ गया कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है, और उस रात वो चल दिए। बीच रास्ते परवीन उनके पीछे भागी, स्टार्क नेकेड, बिना कपड़ों के, चिल्लाते हुए रोकने की कोशिश में, लेकिन भट्ट ने मुड़कर नहीं देखा। एक बार में, एक पल में उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। वो रात सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं थी, वो था एक टर्निंग पॉइंट कि एक बोल्ड एक्ट्रेस जिन्हें देखने के लिए लोग पागल थे, वो रोड पे बिना कपड़ों के भाग रही थी। एंड उसी वक्त महेश भट्ट ने लिखना शुरू किया अर्थ, एक फिल्म जो उनके और परवीन बाबी के रिलेशनशिप पर बेस्ड थी। आपकी पिछली फिल्म जो बनी थी अर्थ, उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी थी। लोग कह रहे थे कि वो आपकी अपनी जिंदगी की कहानी है। क्या ये सही है? पार्शियल ट्रुथ। एंड आपको लग रहा होगा कि आखिर ये सब परवीन बाबी के साथ क्यों हो रहा था। इसका आंसर बहुत गहरी है। 1984
न्यूयॉर्क, जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक ग्लैमरस बॉलीवुड स्टार सिक्योरिटी चेक पर अटक गई। आइडेंटिफिकेशन पेपर्स दिखाने में वो फेल हुई और फिर जिस हीरोइन को लिमोजीन्स और सूट्स में लोग देखने के आदी थे, उसे डाल दिया गया एक जनरल वार्ड में 30 दूसरे मेंटली डिस्टर्ब्ड पेशेंट्स के साथ। जब उन्हें वापस इंडिया लाया गया तो यूजी कृष्णमूर्ति से मिलने पर परवीन एकदम काम थी, स्माइल कर रही थी, एज इफ कुछ नहीं हुआ है। और फिर शुरू हुई बातें। दुनिया उन्हें अनस्टॉपेबल कह रही थी और वो बिहेव कर रही थी कि जैसे सब नॉर्मल है। बट अब उनके साथ एक नया टैग जुड़ चुका था, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का। ये वो बीमारी थी जिधर इंसान को वो सब दिखता है जो एक्चुअली में नहीं होता, जैसे मुझे दिख रहे हो आप मेरी यूट्यूब फैमिली। कमाल है कि उन्होंने एक बार अपनी मूवी रक्षा में स्किज़ोफ्रेनिक कैरेक्टर प्ले किया था और अब उनकी जिंदगी वही बन गई थी। रूमर्स घूम रहे थे, लेकिन परवीन ने हमेशा डिनाई किया। उनका कहना था, इंडस्ट्री और मीडिया ने मुझे बदनाम करने के लिए पागल कह दिया है, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है। पर उस डिनायल की कीमत उन्होंने सबसे ज्यादा चुकाई। दोस्त छोड़ गए, फैमिली टूट गई और वो हीरोइन जो कभी मैगजीन कवर्स पर राज करती थी, वो अब अकेली थी। बट अब परवीन ने एक्यूज करना स्टार्ट किया, ना सिर्फ इंडियन फिल्म स्टार्स को बल्कि पूरी दुनिया के बड़े लीडर्स को। अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट रेडफोर्ड, प्रिंस चार्ल्स, एल गॉर, यूएस और फ्रेंच गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, रोमन कैथोलिक चर्च, सीआईए, सीबीआई, केजीबी, मोसाद, लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। उसके अकॉर्डिंग सब लोग एक साथ मिलके उसकी जान के पीछे थे। लेकिन कोर्ट में जब उसके एविडेंस लाए गए तो सबूत के नाम पर उनके पास खुद की एक डायरी थी, जिसकी वजह से पिटिशन डिसमिस हो गई और एक और बार दुनिया ने उन्हें डिल्यूजनल कह दिया। बट परवीन अभी भी पीछे नहीं हट रही थी। परवीन ने एक एफिडेविट फाइल किया स्पेशल टाडा कोर्ट में। ये वही ट्रायल था जो 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए चल रहा था। इस बार उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ एविडेंस है, लेकिन जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया, परवीन गई ही नहीं। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट नहीं आऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा। एंड दिस इज स्कैरी। सोर्सेस के मुताबिक अब वो फ्लैट में डर के अकेले रहती थी। हर बार जब फोन बजता था, परवीन कॉल उठाती थी और सबसे पहले एक ही लाइन बोलती थी, दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, यू आर अंडर सर्वेलेंस। उसके बाद एक ही बात शुरू होती थी। हर एक कॉन्वर्सेशन, हर एक आवाज सब टेप रिकॉर्डर में कैप्चर करती थी, जैसे अपनी लाइफ का एक प्राइवेट आर्काइव वो बना रही हो, सबूत जमा कर रही हो कि दुनिया उनके पीछे है। उनके लिए हर चीज एक कॉन्स्पिरेसी थी, हर नॉक ऑन द डोर एक खतरा, हर फोन कॉल एक ट्रैप और उनका एक हथियार था डॉक्यूमेंटेशन। सोचो, वो अब अकेली थी अपने एक टेप रिकॉर्डर के साथ, अपनी ही आवाज और दूसरों की बातों को रिकॉर्ड करते हुए जिंदगी उनकी गुजर रही थी। और जहां सबको एक्सपेक्टेशन था कि सब सही हो जाएगा, वहीं आई एक बहुत सैड खबर। 20 जनवरी 2005 को खबर आई कि परवीन बाबी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बहुत सैड न्यूज था। काफी फैंस, उनके दोस्त और उनके नोन बहुत शॉक थे, पर उससे ज्यादा शॉकिंग था उनका ये लास्ट मोमेंट। परवीन बाबी 3 दिन से अपने दरवाजे पर छोड़ी हुई ग्रोसरीज और न्यूज़पेपर्स तक उठाने नहीं आई थी। रेजिडेंशियल सोसाइटी के सेक्रेटरी ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया और वहां पड़ी थी परवीन बाबी की लाइफलेस बॉडी। उम्र सिर्फ 50 साल। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि